So hello everyone, welcome back to this amazing video series Endurance Training। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, मेथड्स ऑफ चार्जेस के बारे में एंड अर्थिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए और अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडामेंटल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और अगर आपने देख लिया है तो फिर देर किस बात। चलिए अपनी इस अमेजिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी दो पार्टिकल्स है, दो चार्ज पार्टिकल्स है, तो उनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट करता है। और अगर ये चार्ज पार्टिकल्स लाइक है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स रहता है। और अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये फोर्स अगर तुमको निकालना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली चार्ल्स बी ऑगस्टिन कूलम्ब साइंटिस्ट ने 1785 में ये लॉ दिया था। 1785 में अपना लॉ दिया, जो कि बेसिकली बताता है दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। लेट सपोज ये चार्ज Q1 है एंड ये Q2 है, और ये दोनों R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में फोर्स एक्सर्ट होगा। लेट सपोज वो फोर्स F है। तो ये F कितना होगा, वो अगर पता करना है तो तुम्हें कूलम्ब्स लॉ की मदद लेनी पड़ेगी। और कूलम्ब्स ने हमें ये बताया था कि ये जो फोर्स लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 by r square, that is inverse square of the distance between charged particles, and वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ डिस्चार्जेस के बाद। राइट। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। राइट। और अगर मेरे को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा कि। राइट। तो फोर्स अपना क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। राइट। दैट मीन्स when two stationary charged particles are separated by distance r, the force acting on this charged particle is k Q1 Q2 by r square, where k is a proportionality constant. Proportionality constant। और इस k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कैसे निकाला सर, ये भी बता दें। यूनिट का निकालना है अगर तुमको तो क्या करेंगे अपन, ये को क्या सब्जेक्ट बना लेंगे। राइट। क्या होगा, FR² इंटू डिवाइड बाई Q2/Q1। तो क्या होगा, फोर्स जो है उसका यूनिट क्या है, न्यूटन। आर जो कि डिस्टेंस है उसका यूनिट होगा मीटर, जिसका स्क्वायर। एंड कूलम इंटू कूलम, तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। राइट। So basically, Coulomb के according, magnitude of electrostatic force acting between two point charges is directly proportional to product of charge and is inversely proportional to square of distance between them. Right? फिर अपन को ये लिखना है। तो according to the law, magnitude of
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between two point charges is directly proportional to product of charge and is inversely proportional to square of distance between them, right? बेसिकली ये कहना ये चाहता है कि फोर्स दो पॉइंट चार्ज के बीच में दैट इज Q1 और Q2 जो है जब ये आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया अपना कूलम्ब लॉ। तो जरूर याद रख लीजिए के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, राइट। सो अब बारी आती है क्वेश्चन करने की, जिससे क्या है अपना कूलम्ब लॉ का फंडामेंटल जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट। नाउ अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ इसी पर। सेकंड क्वेश्चन है टू सिमिलर चार्जेस एंड इक्वल चार्जेस, सॉरी, रिपेल ईच अदर विथ फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन when placed 3 meters apart. The strength of the charges. Strength of the charge is, क्या निकालना है? देखो ये दे रखा है कि दो इक्वल चार्जेस है, लेट सपोज Q एंड Q, वो 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 3 मीटर्स, और इन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है 1.6 न्यूटन का। तो हमें ये बताना है कि ये चार्ज की वैल्यू क्या हो, राइट। तो क्या करते हैं, कूलम्ब लॉ लगा क्या डायरेक्टली। कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 तो सेम है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्टली के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। मैं क्या करता हूँ अभी क्यू स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूँ, सब्जेक्ट बना लेता हूँ अपना। के एफ क्या हो गया 1.6, आर हो गया अपना 3,
का स्क्वायर कौन, ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो जब सॉल्व करेंगे आएगा अपना 40 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज 40 माइक्रोग्राम। सॉरी, सॉरी, ये आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, राइट। एंड इसका रूट ले लेता हुआ आएगा 14 माइक्रो। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन राइट। अब बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करता है। और ये बेसिकली ये दिखाता है कि फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सर्ट करेगा, वो कितनी आसानी से जो स्पेस है वो उसको परमिट कर पाएगा पास करने के लिए, राइट। नाम से ही पता चल रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेसिकली जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से परमिटिविटी मिल रही है, वही होता है ये एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट बेसिकली वैक्यूम के लिए होता है और फ्री स्पेस भी बोलते हैं, राइट। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8 इंटू 8 पॉइंट 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। अपन ने जो के पढ़ा था, जो कि हमने बोला था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसकी जो वैल्यू आती है वो इधर से ही आती है। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। एप्सिलॉन नॉट होता है अपना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू तुमको याद करनी है, राइट। सो permittivity of medium is a measure of electric polarizability of material of medium. So basically it is something that how it will allow permit electric field to pass through it. Basically जो अपना मीडियम है किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करेगा उसी का ये मेजर, राइट। तो basically permittivity of free space is something that how will the medium allows or permits electric field to pass through it is permitted, right? अभी अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिखा है फ्री स्पेस के बाद, अगर कोई और मीडियम रहा तो क्या हो जाए, तो उसके लिए हम फॉर सम अदर मीडियम, फॉर अदर मीडियम हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। के, ये के और ऊपर वाला के,
दोनों अलग है, राइट? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये दैट दिस इज permittivity of medium and this is permittivity of free space. Epsilon is medium permittivity. Medium's permittivity, right? And this is vacuum's permittivity, right? And K is called dielectric constant or relative permittivity, whatever you want to say, of the material, right? So that was all for the basics of Coulomb's law. अभी हम करने वाले हैं Coulomb's law for different materials. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो चार्ज है, अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ा कि वो फ्री स्पेस में ही चार्जेस को रख के अपनी फोर्स नाप रहे थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मान लो एक वाटर का बकेट है, इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें दो चार्ज रखे हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा? Q1 Q2। अब तुमको फोर्स निकालने को बोले तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें अगर फोर्स निकालना है, लेट सपोज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो तुमको दे रखा होगा के, राइट? ये वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन को मालूम है आर है, राइट? तो अपन क्या करेंगे? एफ फोर्स इन मीडियम, इन दिस मीडियम एफ मीडियम इज इक्वल टू के। के कौन सा है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी अपन क्या लिखेंगे? के को लिख देंगे 1.4 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट? तो मैं डायरेक्टली इधर से इन टर्म्स को अगर इकट्ठी कर लूं, के अलावा सारी टर्म्स को अगर मैं लिखूं एक साथ, क्या हो जाएगा? ये 1/, के इधर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा Q1 Q2 और नीचे आर स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज फोर्स एक्सर्टेड इन वैक्यूम। कैन आई राइट फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम divided by permittivity or dielectric constant, right? So this के क्या होगा? जस्ट इधर पे डिवाइड हो जाएगा ये। तो बेसिकली जो मीडियम में फोर्स लग रहा है वो के टाइम्स होगा वैक्यूम में फोर्स लगने के, राइट? इक्वल होगा बेसिकली। अब नेक्स्ट चीज है कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट? सी इफ यू वांट टू स्टडी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स, तो वो काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो जाता है, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें अपन क्या करेंगे? अगर लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस, तो फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सिव। एंड अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं ये तुमको अगर बोलूं कि दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो इसमें फोर्स कौन सी डायरेक्शन है? ऑफ कोर्स दोनों पॉजिटिव है तो अनलाइक चार्ज है,
सॉरी लाइक चार्ज है, तो फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स है, दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, राइट। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, ऑफ कोर्स अनलाइक चार्जेस है तो दोनों ड्रैग करेंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसी तरह से तुम मैग्नीट्यूड पहले उस फॉर्मूले से निकालो, एंड फिर डायरेक्शन जो है इस वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लेना, ज्यादा इजी हो। अगर तुमको वेक्टर फॉर्म है, वो बेसिकली बोर्ड्स के लिए ज्यादा जरूरी, इनमें वेक्टर फॉर्म का ऐसा कोई रोल नहीं रहता है। अगर तुम्हें ये आता है तो तुम आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लो, राइट। तो एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, करते हुए अभी 3 चार्जेस +3 Q +Q and Q are placed on a straight line with equal separation. In order to make the net force on Q to be zero, the value of small q will be, मैं तुमको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आसानी से सॉल्व करो इसको, शांत दिमाग से सॉल्व ट्राई करो, राइट। उसके बाद मैं तुम्हें सॉल्व करवा, पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लिया, चलिए अभी मैं करवाता हूँ आपको। मैं बोला गया है, एक स्ट्रेट लाइन पर 3 चार्ज रखे गए हैं विथ इक्वल सेपरेशन, तीनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, राइट। अभी हमें बताना है, एक जो है वो +3 Q है, सेकंड जो है वो +Q है, एंड जो है तीसरा वो स्मॉल क्यू है। स्मॉल क्यू की वैल्यू बतानी है सच दैट ये जो +Q है उस पे नेट फोर्स 0 हो जाए, राइट। सो क्या करते हैं, +3Q इधर है, क्या होगा, इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा +3Q की वजह से, है। और अगर मेरे को इस पे फोर्स 0 करना है, किसी न तो किसी तरीके से मेरे को एक इधर भी ऐसा फोर्स चाहिए, राइट। सो इस क्यू के बारे में हमें ये तो पता चल गया कि ये भी एक पॉजिटिव होगा, तभी ये रिपल्सिव फोर्स फोर्स लगाएगा इस क्यू पर, राइट। सो एक बेसिक आइडिया अपन को मिल गया है कि ये चार्ज जो स्मॉल क्यू है वो भी पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए, तभी इस पे नेट फोर्स 0 होगा, राइट। अब इस सी क्यू की वजह से मैं अगर ये फोर्स निकालना चाहूँ, एफ, सी क्यू की वजह से, तो क्या होगा, एफ इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू 3Q अपॉन R²। एंड जब ये फोर्स 0 है तो ये
स्मॉल क्यू की वजह से मेरे को अगर ये फोर्स निकालना है तो क्या होगा कि स्मॉल क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है। अभी जब नेट फोर्स है तो ये F1 और F2 दोनों सेम हो गए, और नेट फोर्स भी जीरो। F1 should equal to F2. This is F1 and this is F2, right? So that means PKQ square upon R square equal to KQQ upon R square। आर स्क्वायर कट हो गया, एक क्यू से कट हो गया, के कट हो गया। तो फाइनली हमें मिला स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड 3 क्यू के बराबर। और हमने ये देख लिया था पहले ही कि ये इसका नेचर पॉजिटिव चार्ज का होगा। दैट मीन्स स्मॉल क्यू इज इक्वल टू प्लस पी क्यू, एंड दिस इज योर आंसर, राइट? तो बेसिकली अगर मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो ये होगा, हर क्वेश्चन में मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में ये हो जाएगा। फॉर मोस्ट क्वेश्चंस, फॉर मैग्नीट्यूड यूज कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, एंड फॉर डायरेक्शन use the fact that like charges repel and unlike charges attract, राइट? एक और ऐसा क्वेश्चन तुमको अगर करना है तो मैं करवा सकता हूँ, राइट? करना है? चलो एक कर लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करके फिर छुट्टी कर लेते हैं, राइट? क्वेश्चन क्या है? थ्री चार्जेस, थ्री चार्जेस प्लस फोर क्यू क्यू एंड are placed in a straight line L at point distance O, L by 2 and L respectively. What should be the value of Q in order to meet the net force on Q, small q, to be zero?
राइट। आप पॉज करके आराम से इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखना सॉल्यूशन। ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन को बोल रखा है कि एक प्लेन है, जिसके ओरिजिन पर, दैट इज ओ पर, एक चार्ज रखा है, L/2 पे चार्ज रखा है, और L पे एक चार्ज रखा हुआ है। जो O पर रखा है उसका वैल्यू है +4 Q, L/2 पे है उसका वैल्यू है कैपिटल Q, एंड जो L पर है उसकी वैल्यू है स्मॉल। राइट। अब हमें ये बताना है क्यू, कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी, जिससे कि जो स्मॉल क्यू पे फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स 0 हो जाए। राइट। दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू 0, नेट फोर्स इज 0 ऑन दिस क्यू। अगर मैं बात करूं स्मॉल क्यू पे लगने वाले फोर्स की, जो कि एक्सर्ट कर रहा है +4 Q, तो हो जाएगा F1। F1 is force exerted by +4 Q on Q, right? So F1 क्या हो जाएगा? F1 is K into 4Q into Q upon L square, right? और अगर कोई F2 फोर्स है, F2 फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, इस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, तभी इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। राइट, कॉमन सेंस है ये तो। F2 फोर्स इधर है, जो कि हो रहा है किसकी वजह से, कैपिटल Q की वजह से। F2 is the force exerted by capital Q on small q। F2 की वैल्यू क्या हो, F2 की वैल्यू हो जाएगी K into small q into capital Q upon L/2 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस इधर आधा हो गया। राइट। तो क्या हो जाएगा ये, 4 A³ अपॉन L स्क्वायर। राइट। नाउ फॉर नेट फोर्स टू बिकम 0, क्या होगा, नेट फोर्स 0 है तो F1 शुड बी इक्वल टू F2। F1 क्या हो गया, 4 K² अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू 4 K³ अपॉन L स्क्वायर। दैट मीन्स सब कर दिया, Q इक्वल टू Q इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं खाली सब, मैग्नीट्यूड में। राइट। बट जब हम इसकी बात करते हैं तो ये साफ इधर से दिख रहा है कि कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। दैट मीन्स ये दोनों अनलाइक चार्ज है। अब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो क्या हो गया, ये कैपिटल Q जो है वो नेगेटिव इन नेचर का हो जाएगा। दैट मीन्स capital Q equal to negative of small q, and this is your answer, right? So अभी आप जितने भी क्वेश्चन हो सके एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा बैच वर्मा पढ़ लीजिए आप। क्या है उससे आपका जो भी टॉपिक्स है वो एक बार ब्रश अप हो जाएंगे, जो भी हमने पढ़ा है। राइट। एंड उसके बाद जो भी उसके एग्जांपल्स है, जो सॉल्व एग्जांपल्स है, वो आप करने के लिए ट्राई करें। जितना भी अपने कवर किया है उतना ही, एक दो क्वेश्चन होंगे कोई बात नहीं,
उतना करे और आज के जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार बिना देखे घर पे जाके सॉल्व करके देखो। ठीक है?